MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session जहां आज हम नजर डालेंगे फॉर इन्फॉर्मेशन #FYI में 11 और 12 मार्च के इतिहास में क्या घटा था खास, what happened on 11th and 12th March basically which you have to focus upon। और इसी चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु जिनका करेंगे हम इस सेशन में स्वागत। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के इस सेशन को करते हैं शुरू और देखते हैं पहला इवेंट जो हुआ था 11 मार्च। जी हाँ, 11th March was the date and 1990 was the year when Lithuania declared its independence। तो बिल्कुल जानेंगे हिस्ट्री गुरु से किसके द्वारा, किसने इसको फ्री किया था, आजाद किया था और 11 मार्च 1990 कैसे इसका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसा कि हम देखते हैं कि 15 अगस्त जो कि हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है, हमारी कंट्री का स्वतंत्रता दिवस है, उसी तरह यह एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है लिथुआनिया। इसे चाइना से आज ही के दिन स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगर हम बात करें 11 मार्च 1990 को, तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमें अपने देश की इंडिपेंडेंस डे के साथ ही साथ अदर कंट्रीज के बारे में भी देखना होता है। यह कंट्री उनमें से एक है कि 11 मार्च 1990 लिथुआनिया की स्वतंत्रता घोषित हुई थी। बिल्कुल, तो चाइना ने आजाद किया था लिथुआनिया को आज ही के दिन। बढ़ते आगे अगले इवेंट की अगर हम बात करें तो यस, 12th मार्च 1930 वाज द ईयर व्हेन महात्मा गांधी बिगेन मार्च प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो नमक कर शुरू किया गया था उसके खिलाफ गांधी जी ने मार्च स्टार्ट की थी। बिल्कुल जी हाँ, गांधी मार्च के नाम से भी इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को जाना जाता था क्योंकि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ था उसके एक पर्टिकुलर छोटे से गांव दांडी तक की एक पैदल मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को, जो कि अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ था। क्योंकि जो भी भारतीय उस समय नमक बनाते थे और उनसे उनका गुजारा चलता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनसे उनकी जीविका चलती थी, वह अंग्रेजों ने छीन ली थी और उन पर टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने इस पर्टिकुलर सॉल्ट के विरुद्ध दांडी मार्च किया था, जो कि आज ही के दिन 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट की बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट द बर्थडेज। किसके बर्थडे होते हैं, किसकी जन्मतिथि होती है 11 और 12 मार्च को। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज मिस्टर विजय हजारे। 1915 ईयर था, 11th मार्च डेट था व्हेन ही वाज बोर्न। और अगर हम जान रहे हैं तो सर वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेटर विजय हजारे। बिल्कुल, विजय हजारे ट्रॉफी का नाम भी आपने सुना होगा। एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में प्रदान की जाती है। तो विजय हजारे जाने माने क्रिकेटर थे। उनका आज ही के दिन 11 मार्च 1915 को जन्म हुआ था मुंबई में। जी हाँ, और वह महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने भारत के लिए कई टेस्ट और वनडे मैचेस भी खेले हैं। तो जाने माने प्रसिद्ध खिलाड़ी विजय हजारे साहब का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1915 में गुजरात की। अगर हम बात यहाँ पर हम बात करें मुंबई में, माफी चाहूंगा। और इनका अगर डेथ की बात करते हैं तो इनकी डेथ बड़ोदरा गुजरात में हुई। चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें सो वी हैव वी शांता। बिल्कुल, 1927 वाज द ईयर, 11th मार्च वाज द डेट व्हेन दिस पर्सनालिटी वाज बोर्न। तो बात अगर करें तो वी शांता जी कौन थी? वी शांता जी के बारे में मैं बस छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूंगा। सी इज अ प्रोमिनेंट कैंसर स्पेशलिस्ट एंड द चेयरपर्सन ऑफ द अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट। जानी मानी कैंसर, अगर हम बात करें यहाँ पर कैंसर से लड़ने, कैंसर को हटाने वाली, कैंसर रोग के लिए रोगियों का इलाज करने वाली जानी मानी चिकित्सक हैं वी शांता। इनको भारत के सबसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। अगर हम बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी भारत के जो 3 सबसे बड़े नागरिक सम्मान होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, उनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो जानी मानी डॉक्टर हैं, जानी मानी स्पेशलिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वी शांता। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट श्रेया घोषाल। 1984 वाज द ईयर व्हेन दिस फेमस सिंगर वाज बोर्न। 12th मार्च वाज द डेट। बिल्कुल, आज के जमाने में अगर हम बात करें गायकों की, अगर हम बात करते हैं, सिंगर्स की बात करते हैं, तो श्रेया घोषाल जो कि एक वुमन, अगर हम बात करें फीमेल सिंगर है, उनका जाना माना नाम है। तो आज ही के दिन 12 मार्च 1984, जितने भी हमारे सिनेमा जगत के फ्रेंड्स हैं, अगर हम बात करें उनके फैंस हैं, तो वो जरूर जान गए होंगे कि श्रेया घोषाल आज ही के दिन 12 मार्च 1984 को इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट द डेड पर्सनालिटीज। किनकी पुण्यतिथि होती है 11 और 12 मार्च में। तो द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज संभाजी भोसले। 1689 was the year, 11th March was the date when संभाजी भोसले या भोसाले, जैसा भी आप प्रोनाउंस करें, उनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। बिल्कुल, अगर इनके बारे में हम बात करते हैं संभाजी भोसले, अगर इनके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो संभाजी भोसले वाज दी इल्डेस्ट सन ऑफ दी छत्रपति शिवाजी। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के बारे में भी हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कशन किया हुआ। और आपको भी छत्रपति शिवाजी के बारे में मालूम है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते थे छत्रपति शिवाजी। उनके सबसे बड़े बेटे थे संभाजी भोसले, जिनका आज ही के दिन 11 मार्च 1689 को निधन हुआ था। और इनके अगर हम जन्म की बात करें, अगर इनके बॉर्न ईयर की बात करते तो 11 मई 1657 पुरंदर फोर्ट इन पुणे, पुरंदर के किले में, पुणे में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे बड़े बेटे
शिवाजी के संभाजी भोसले आज ही के दिन निधन। बिल्कुल। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ एंड लेट्स लुक अपॉन टू द क्वेश्चन आंसर्स, जिससे FYI क्वेश्चन बैंक में आज एक नया पेज ऐड ऑन होगा। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। What was the original name of नूरजहां? नूरजहां का मूल या आरंभिक नाम क्या था? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज जैबुन्निसा, सेकंड वन इज फातिमा बेगम, थर्ड वन इज मेहरुन्निसा एंड लास्ट वन इज जहानारा। को बताना है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। आंसर की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मेहरुन्निसा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है मेहरुन्निसा इज द राइट आंसर, बिकॉज उनका जो वास्तविक नाम, रियल नेम मेहरुन्निसा ही था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी वॉज सेटअप इन, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने 1992, 1980, 1984 एंड 1988। आंसर की अगर हम बात करें तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, 1988। बिल्कुल, अगर हम सेबी की बात करते हैं तो 1988 में इसको स्थापित किया गया था और इसे 1980 अगर हम बात करें 1992 1992 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है सेबी एक्ट। तो उस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से इसके पास जो लीगल पावर थी कंपनियों को कंट्रोल करने की, वह आती है और इस पर्टिकुलर संस्था का जो हेड ऑफिस है वह मुंबई में स्थित है। और सर अगर सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो डू इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। बिल्कुल सही जवाब है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट? कितने बाइट्स 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने 1050 यानी 1000, थर्ड वन इज 976 एंड लास्ट वन इज 1024। तो आंसर की अगर हम बात करें तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, 1024। बिल्कुल सही बात है कि एक जो बाइट अगर हम बात करें किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और अगर हम 1024 किलोबाइट को जोड़ते हैं तो 1 मेगाबाइट बनता है। चलिए तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर्स इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि विद्युत तीव्रता, सेकंड वन इज डिस्टेंस यानी कि दूरी, थर्ड वन इज ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण एंड लास्ट वन इज एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो आंसर की अगर हम बात करें तो दिस इज डेफिनेटली बी, डिस्टेंस। बिल्कुल, अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश अगर एक साल में जितना ट्रेवल करता है, सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सूर्य की लाइट की अगर हम बात करें तो वह एक साल में इतना ट्रेवल करता है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं यानी कि 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यह बिल्कुल डिस्टेंस की यूनिट हो। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who had announced that democracy is a government of the people, by the people, for the people? बिल्कुल, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज जॉर्ज वॉशिंगटन, नेक्स्ट वन इज विंस्टन चर्चिल, थर्ड वन इज अब्राहम लिंकन एंड लास्ट वन इज थियोडोर रूजवेल्ट। तो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन, क्योंकि इसी को हमने भी अपनाया है। बिल्कुल सही बात है, अब्राहम लिंकन की हम बात करते हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया था। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड एट, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने। इन हिमालय, सेकंड वन इज इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, थर्ड वन इज अंटार्कटिका एंड लास्ट वन इज अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। बिल्कुल, अंटार्कटिका की अगर हम बात करें पूरा बर्फीला एरिया है, पूरी ग्लेशियर से बड़ा हुआ एरिया है। वहां पर भारत अपने रिसर्च सेंटर गंगोत्री और मैत्री नाम से दो अंतरिक्ष स्टेशन वहां पर है। अगर सॉरी माफी चाहूंगा, रिसर्च स्टेशन वहां पर है। एक तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से है और दूसरा मैत्री के नाम से भी। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following persons was illiterate? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ऑप्शंस आपके सामने है कि इनमें से किस शासक को अनपढ़ शासक भी कहा जाता है। फर्स्ट वन इज जहांगीर, सेकंड वन इज शाहजहां, थर्ड वन इज अकबर एंड लास्ट वन इज औरंगजेब। So definitely answer is option number C, अकबर। बिल्कुल, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन ना पढ़ते हुए अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था फिर भी अकबर को अगर हम बात करें हिंदी लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है वो अकबर के कार्यकाल को ही कहा जाता है। इसके बावजूद उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से इतना बड़ा साम्राज्य और इतनी बड़ी सत्ता चलाई। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनल रूरल बैंक वाज स्टार्टेड इन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट 1969, next one is 1972, third one is 1975 and last one is 1991. So definitely if we talk about the answer, it is option number C, 1975. बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले 2 बैंकों को स्थापित किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तौर पर, और 1976 में एक एक्ट भी पास किया गया था जिसे हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट। तो 1976 के एक्ट के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
who led the attack against the British at Awadh in the revolt of 1857? 1857 के विद्रोह में अवध पर अंग्रेजों के खिलाफ हमले का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, अगर हम अवध की बात करते हैं तो आज का जो लखनऊ के आसपास का जो इलाका है उसे अवध के नाम से एंशिएंट टाइम पर जाना जाता था। ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज बेगम हजरत महल, सेकंड वन इज प्रीलता वादेदार, थर्ड वन इज रानी गाइदियोलू एंड लास्ट वन इज कादम्बरी गांगुली। So definitely if we talk about the answer, it is option number A, Begum Hazrat Mahal. बिल्कुल, बेगम हजरत महल ने ही 1857 क्रांति में लीड किया था। लखनऊ की अगर हम बात करते हैं और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर सेकंड ने लखनऊ से अगर हम बात करें दिल्ली से लीड किया था और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अगर कानपुर से अगर हम बात करते हैं तो नाना साहब ने इस पर्टिकुलर आंदोलन को लीड किया था। तो अवध का आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड इट इज इन विच ईयर डिड एनी बेसेंट कम टू इंडिया? एनी बेसेंट किस वर्ष भारत आई थी? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज 1872, नेक्स्ट वन इज 1875, थर्ड वन इज 1882 एंड लास्ट वन इज 1893। सो इफ यू टॉक अबाउट द आंसर, इट इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, 1893। जी हाँ, 1893 में एनी बेसेंट महोदया जो थी वो भारत आई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका काफी बड़ा श्रेय जाता है। इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो इसी के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. Keep on commenting us and telling us your requirement demands so that we can work upon it. And subscription if left over. Do subscribe our YouTube channel to get more and more updates regarding all the vacancies, updates, uploads and the preparation videos. Do like this video definitely before getting offline. And yes, आपसे फिर मुलाकात होगी for your information #FYI के नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।